अब हम लोग चंपारण में गांधी के आने के संदर्भ में पढ़ेंगे। गांधी जी जब लखनऊ अधिवेशन 1916 में हुआ, है ना, तो यहाँ पर गांधी जी भी आए हुए थे। चंपारण के किसान राजकुमार शुक्ला ने गांधी के बारे में सुना होगा। ये चंपारण के किसान थे राजकुमार शुक्ला जी। तो गांधी जी अपने आत्मकथा सत्य के साथ प्रयोग, यानी माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ में लिखते हैं कि चंपारण जाने से पहले उन्होंने चंपारण का नाम भी नहीं सुना। अजीब सी बात थी कि गांधी जी ने न तो चंपारण का नाम सुना था और न ही गांधी को पता था कि वहां नील की खेती होती है। तो जिला का भी नाम नहीं, समस्या का भी नाम पता नहीं था और उन्हें यह आइडिया नहीं था कि नील की खेती के कारण हजारों किसानों को काफी कष्ट और शोषण का सामना करना पड़ता है। ये गांधी ने लिखा है। फिर गांधी ने आगे लिखा कि जब राजकुमार शुक्ला लखनऊ में उनसे मिले तो उनका ऐसा पीछा पकड़ा कि चंपारण ले जाकर ही उसका पीछा छोड़ा। यानी लखनऊ में मिलने के बाद राजकुमार शुक्ला तब तक चैन से नहीं रहे जब तक कि गांधी जी को चंपारण न ले गए। गांधी जी लिखते हैं कि उनकी बातों में सीधापन झलकता था और जब लगा कि गांधी जी को नहीं विश्वास हो रहा है कि हम जो कह रहे हैं वो चंपारण में सही है, तो बिहार के प्रसिद्ध वकील ब्रजकिशोर प्रसाद सिन्हा को अपने गवाह के तौर पर राजकुमार शुक्ला गांधी जी के पास ले गए। ब्रजकिशोर बाबू ने गांधी जी को सारी बात बताया और कहा कि जो राजकुमार शुक्ला कह रहे वो सत्य है। लेकिन गांधी जी उस समय बहुत ज्यादा उसमें इंटरेस्ट नहीं ले रहे थे और उन्होंने ब्रजकिशोर बाबू से कहा कि आप बिहार के प्रतिनिधि के नाते कांग्रेस के अधिवेशन में नील के मुद्दे पर बोलिए। हालांकि ब्रजकिशोर बाबू ने इसके अनुरूप नील के मुद्दे पर कांग्रेस के अधिवेशन में बोला भी और कांग्रेस के अधिवेशन में नील उत्पादन करने वाले किसानों के पक्ष में कांग्रेस ने प्रस्ताव भी पारित किया। तो यहां तक तो सफलता मिली। लेकिन राजकुमार शुक्ला को कांग्रेस के द्वारा प्रस्ताव पारित करवाने या ब्रजकिशोर बाबू से बुलवाने में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं था। उनका इंटरेस्ट था कि गांधी जी कैसे चलेंगे। गांधी जी से कहा कि आप कैसे चलिएगा ये बताइए। गांधी जी ने टालने के लिए कहा कि जब मैं इधर का भ्रमण करूंगा तो भ्रमण की लिस्ट में मैं चंपारण को भी रख लूंगा। 2 दिन 3 दिन 1 दिन जितना भी हो सकेगा मैं चंपारण आने का प्रयास करूंगा। राजकुमार शुक्ला ने कहा कि 2-4 दिन नहीं, 1 दिन भी आप आइए और चंपारण के किसानों के हालत को देख लीजिए और जब आप हालत देख लेंगे तो फिर समझ जाएंगे कि क्या होगा। गांधी जी लखनऊ से कानपुर गए, राजकुमार शुक्ला भी कानपुर आ गए। फिर गांधी जी ने राजकुमार शुक्ला को देखा कि यहाँ कहाँ गए, तो राजकुमार शुक्ला ने कहा कि यहाँ से चंपारण नजदीक पड़ेगा, चलिए इसे। गांधी ने कहा कि अभी माफ करो, अभी नहीं जा पाएंगे। लेकिन गांधी ने कहा कि मैं तुमको वचन देता हूँ, क्योंकि गांधी को लग गया कि वही बहुत ही डिटरमिन्ड आदमी है ना, एकदम पीछे पड़े ही रहे। तो कहा कि हाँ वचन देता हूँ कि जाऊंगा। जब गांधी जी आश्रम लौटे तो वहां भी शुक्ला जी प्रस्तुत थे। अब गांधी को भी लग गया कि आदमी बिना चंपारण ले जाए तो मेरा पीछा नहीं छोड़ेगा। और राजकुमार शुक्ला ने कहा कि आप कोई दिन तय कर दीजिए कि आप कब चलिएगा, तभी हम यहाँ से जाएंगे। गांधी जी ने अपने कलकत्ता जाने का डेट बताया और कहा कि जब मैं कलकत्ता जाऊंगा तो आप वहां आइए और वहां से आप हमको ले चलिए, क्योंकि हम कहाँ जाना है हमको नहीं पता है। तो राजकुमार शुक्ला बोले कि ठीक है। अब गांधी लिखते हैं कि जब हमने कह दिया कि हमको जाना है, लेकिन हमको ये पता नहीं था कि हमको जाना कहाँ है, करना क्या है
और देखना क्या है। गांधी पूरी तरह से ब्लैंक थे। चंपारण आने से पहले गांधी उस समस्या के गंभीरता को नहीं समझ पा रहे थे, मतलब उनको जानकारी ही नहीं। कलकत्ता में वो भूपेन बाबू के यहाँ पहुंचे, लेकिन पहला बार में तो ऐसा हुआ कि गांधी जी के पहुंचकर चले जाने के बाद इनको चिट्ठी मिला। अगली बार फिर हुआ, तो अगली बार पहले ही राजकुमार शुक्ला कलकत्ता चले, और भूपेन बाबू के यहाँ जब गांधी जी पहुंचे तो देख रहे हैं कि शुक्ला जी वहां पर अपना बैठे हुए हैं, तंबू लगाए हुए हैं। गांधी जी लिखते हैं अपने किताब में कि इस अपर अनगर परंतु निश्चयवान किसान ने मेरा दिल जीत लिया, है ना। गांधी बहुत प्रभावित हुए कि किस तरह से ये आदमी लगातार उनके पीछे पड़े हुए हैं। अब कलकत्ता से गांधी जी रवाना हुए पटना के लिए। उस समय ट्रेनें कोई इतनी फास्ट नहीं हुआ करती थी, और गांधी जी सुबह सुबह पटना उतरे। गांधी जी का भी यहाँ कोई ऐसा परिचय नहीं था, हालांकि मजरू लग थे लेकिन गांधी जी बेवजह किसी को नहीं परेशान करते थे, है ना। और गांधी जी भी चंपारण इसलिए जा रहे थे कि गांधी जी के जीवन का एक बहुत इंपॉर्टेंट नियम था कि जब तक गांधी किसी भी समस्या का अपना स्वयं नहीं देख लेते थे या स्वयं नहीं जानते थे तो उस पर कोई टिप्पणी नहीं करते थे। आज के आदमी की तरह कि बिना देखे बोल दिया जो मन हुआ। तो गांधी के जीवन का एक यह मूलभूत सिद्धांत था जो ताउम्र उन्होंने पालन किया कि बिना देखे, बिना समझे, बिना जाने किसी भी चीज पर कोई टिप्पणी नहीं करना, है ना। बड़ा बड़ा नेता होता है, कोई कुछ बोल दिया कि आपके बारे में कुछ बोला है, उतने में वो उस पर फायर हो जाएगा। लेकिन गांधी जी में सब आदतें नहीं थी, इसलिए गांधी हुए। राजकुमार शुक्ला जब चले पटना की तरफ तो गांधी जी ने उनसे पूछ लिया था कि सुबह कहाँ चला जाएगा, मतलब फ्रेश वगैरह होना होगा। तो राजकुमार शुक्ला बोले कि चिंता मत कीजिए, मेरे वकील बाबू हैं, उनके यहाँ हम लोग चलेंगे, बड़े जान पहचान के हैं, फ्रेश हो लिया जाएगा। लेकिन गांधी जी को नहीं आइडिया था कि इतना सीधा आदमी है और वकीलों के नेचर को नहीं समझते। जब सुबह सुबह राजकुमार शुक्ला जी गांधी जी को लेकर वकील साहब के पास पहुंचे तो वकील साहब ने कोई भाव नहीं दिया। उनके नौकर चाकर बाहर थे, कुछ भी नहीं किया। उनको किसी को यह भी क्या आइडिया था कि गांधी जी कौन है। उस जमाने में बहुत सारे लोगों को नहीं पता था जो उस तरह के लोग थे। तो गांधी को लगा कि लो ये तो फंस गए, क्योंकि अब फ्रेश होना है, सुबह सुबह स्टेशन पर उतरे हैं, उस समय तो सुलभ शौचालय था नहीं और वकील साहब भाव नहीं दिए। तब गांधी जी ने इनसे पूछा कि राजेंद्र बाबू का घर जानते हो? बोले कि हाँ। लोगों से पूछ पाछ के लोग राजेंद्र बाबू के घर पहुंचा। संजोग ऐसा था कि राजेंद्र बाबू बाहर थे, उनका बंगला था, नौकर लोग थे। अब तो पहला काम था कि नित्य क्रिया से निवृत्त होना है, तो गांधी जी को नित्य क्रिया ले जाना था। और वो नौकर उस समय जाति प्रथा बहुत ज्यादा थी और राजेंद्र बाबू कैसे थे, तो नौकरों ने गांधी जी को बाहर का दरवाजा दिखाया, मतलब बाहर वाला बाथरूम दिखाया, क्योंकि नौकरों को पता नहीं था कि गांधी जी की जाति क्या है। तो बड़ा अपवर्ड तो हुआ, क्योंकि गांधी इस चीज के हैबिचुएटेड नहीं थे। लेकिन बेसिकली छुआछूत का जमाना था, तो नौकर तो अपने कर्तव्य का निर्वहन कर रहे थे, वो नहीं जानते थे कि सामने वाला आदमी कौन है ना। तो उन्होंने निर्वहन किया। लेकिन ये जो अनुभव जो हुआ, इससे गांधी जी लिखते हैं कि मेरा मतलब कोई आदमी अगर होता तो राजकुमार शुक्ला को डांट गाली सब देता कि तू कहाँ फंसा दिया हमको, एक तो तुम्हारा काम तुम्हारे यहाँ जाना है, लेकिन नॉर्मल आदमी और महान आदमी का फर्क देखो। हम लोग भी जैसा आदमी अगर कोई ले जाता तो हम लोग भी बोलते नॉर्मल आदमी है। लेकिन गांधी जी ट्रेन से उतरते हैं, वकील के यहाँ जाते हैं। गांधी उस समय दक्षिण अफ्रीका से सफल होकर लौटे हुए आदमी हैं, जिन्होंने एक से एक आदमी को झुकाया था, एक से एक लड़ाई लड़ी थी। यहाँ तो थोड़ा सिपाही बन जाएगा तो कोई कुछ बोलेगा तो उसको गलियाने लगेगा, और यही व्यक्तित्व का फर्क होता है। तो वहां भी दिक्कत हुआ
राजेंद्र बाबू के घर पे भी दिक्कत हुआ। लेकिन गांधी लिखते हैं कि इन सारी घटनाओं से राजकुमार शुक्ला के प्रति मेरा सम्मान बढ़ गया और मुझे लग गया कि सीधा साधा और निश्चल किसान है। और लेकिन अब गांधी ने कहा कि ठीक है, अब हम कमान लेते हैं चलने का जहां चलना है। तो तुरंत मजरूल हक को टेलीग्राम किया गया। मजरूल हक और गांधी लंदन में मिले थे आपस में, और मजरूल हक ने कहा था कि जब भी बिहार आइएगा, पटना आइएगा, हमको खबर कीजिएगा। तो गांधी किसी और के काम से जा रहे थे। फिर देह व्यक्तित्व का क्या फर्क है? कोई आदमी कहीं जाता है तो शहर के पहले अपने सारे जान पहचान वाले को, बड़ा आदमी रहता है तो फोन या खबर कर देगा कि हम आ रहे हैं जरा। लेकिन गांधी जी जिस काम के लिए जिसके यहाँ जाते थे उसके अलावा किसी अन्य को डिस्टर्ब नहीं करते। लेकिन जब फंस गए तब गांधी ने मौलाना मजरूल हक को टेलीग्राम किया। मौलाना मजरूल हक दौरे दौरे आए। अभी जो यहाँ पर बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड का जो ऑफिस है उसी के बगल में सिकंदर मंजिल। अब तो बहुत सारा दुकान बन गया है, और लेकिन मजरूल हक यही रहते थे। मजरूल हक के साथ गांधी जी वहां पर आए। इसके बाद गांधी जी ने कहा कि मुझे मुजफ्फरपुर जाना है और आप यही कीजिए कि आप हमको मुजफ्फरपुर जाने वाले ट्रेन पर बैठा दीजिए। इस बीच आचार्य कृपलानी मुजफ्फरपुर में प्रोफेसर थे, तो वहां भी टेलीग्राम दे दिया गया कि गांधी जी मुजफ्फरपुर पहुंचेंगे अमुक ट्रेन से। गांधी जी ट्रेन पर बैठे और मुजफ्फरपुर रवाना हो गए। जब स्टेशन पर गांधी जी को रिसीव करने के लिए लोग आए तो कहा जाता है कि सभी लोग गांधी जी को फर्स्ट क्लास के डब्बा में खोजने गए, क्योंकि वो लोग तो जानते थे कि गांधी जी क्या है। तो फर्स्ट क्लास के डब्बा के सामने खड़ा है, सब आदमी उतर गया, लेकिन गांधी जी उतरे नहीं। गांधी जी हमेशा थर्ड क्लास में चलते थे, है ना। तो गांधी जी थर्ड क्लास से उतर कर खड़ा है। लोग अफरा तफरी मार रहे थे, इधर से उधर दौड़ रहे। एक दौड़ते हुए आदमी से गांधी ने पूछा कि किसको खोज रहे हो? तो बोले गांधी जी आने वाले थे, लेकिन गांधी जी आए नहीं। तो बोले कि हम ही तो है गांधी जी। तो बेचारा वो लोग सोच जाओगे स्मार्ट कोट पैंट टाई वगैरह बरके उतना बड़े आदमी है, गांधी आए होंगे। यहाँ तो ट्रेडिशनल गुजराती ड्रेस में गांधी, और जब ट्रेन में सूत के आए होंगे तो बैला कुचैला कपड़ा मुड़ गया होगा। यहाँ क्रिस्दार कपड़ा नहीं रहता है तो आदमी को थोड़ा डिमोरलाइज लगने लगता है, करे हम कपड़ा कैसा पहने हुए। लेकिन फिर भी जो हुआ सो हुआ, गांधी जी को लेकर गए। उस समय बग्घी चलता था। गांधी के प्रति इतना रिस्पेक्ट था कि कृपलानी जी के साथ आए हुए छात्रों ने कहा कि गांधी जी बैठिए और हम लोग बग्घी खींचेंगे, मतलब आउट ऑफ रेस्पेक्ट। लेकिन गांधी ने कह दिया कि मैं बग्घी पर तब तक नहीं बैठूंगा जब तक तुम घोड़ा नहीं लगाओगे मैनुअल पावर में। लेकिन फिर भी जैसे बग्घी है, आगे से खींचना है, पीछे से इधर बैठना है, तो गांधी जी को बैठा दिया सब, ठीक है चलिए घोड़े चलेगा। और फिर लेकिन छात्र लोग उसको खींचकर हॉस्टल तक ले गए और खींचने लगे। वहां पर आचार्य कृपलानी गांधी जी को प्रोफेसर मलकानी के यहाँ ले गए। प्रोफेसर मलकानी के यहाँ ही गांधी जी आचार्य कृपलानी भी स्वयं ठहरते थे। बहुत सारे लोग गांधी जी से मिलने आए। इसमें वकील लोग मिलने आए, गांधी जी भी वकील ही थे। तो उसमें श्री रामनवमी प्रसाद से गांधी जी बहुत प्रभावित हुए। श्री रामनवमी प्रसाद वहां के फेमस वकील थे, और चूंकि लोग आने जाने लगे तो गांधी को भी स्वयं लगा कि प्रोफेसर साहब के घर पर रहना, प्रोफेसर साहब के नौकरी के लिए खतरा उत्पन्न करना है। तो वहां से फिर गांधी जी गया बाबू वकील के घर चले गए, है ना। इसी बीच ब्रजकिशोर बाबू दरभंगा से आ गए, और राजेंद्र बाबू पूरी गए हुए थे, वहां से आ गए। तो ब्रजकिशोर बाबू भी आ गए और राजेंद्र बाबू भी आ गए, दोनों आदमी आ गए। लेकिन यहाँ जो ब्रजकिशोर बाबू को, गांधी जी का ब्रजकिशोर बाबू के बारे में आइडिया शुरुआत में बहुत अच्छा नहीं था। उनको लगा कि ब्रजकिशोर बाबू भी अन्य वकीलों की तरह किसानों का खून चूसने वाले वकील हैं। लेकिन मुजफ्फरपुर में जिस ब्रजकिशोर बाबू को गांधी जी ने देखा, उन्होंने लिखा है अपने किताब के
कि विनम्र, सरल और सद्भावना से पूर्ण ब्रजकिशोर बाबू को उन्होंने देखा, और फिर जो मित्रता ब्रजकिशोर बाबू और गांधी जी में हुई वो आजन्म दोनों के बीच मित्रता बनी रही। यहाँ से एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप डेवलप होता है। ब्रजकिशोर बाबू ने भी अपने हिसाब से गांधी जी को हर समय हर जगह पर मदद करने का प्रयास किया, उसमें कोई कमी नहीं लाई। ब्रजकिशोर बाबू ने गांधी को चंपारण की सारी हकीकतों के बारे में वहां बताया। तो गांधी को चंपारण के बारे में पूर्ण जानकारी देने का श्रेय ब्रजकिशोर बाबू को है, क्योंकि ब्रजकिशोर बाबू चंपारण के बहुत सारे किसानों का मुकदमा लड़ते थे, तो उनके पास व्यक्तिगत अनुभव था, और कहा जाता है, वो कह रहे थे कि चंपारण के किसानों को राहत तो नहीं मिलती थी, लेकिन कुछ कुछ आश्वासन भले सरकार की तरफ से मिलता था, वो भी काफी नहीं था। उस समय ब्रजकिशोर बाबू के पास चंपारण के 2 किसानों का मुकदमा था। उन्होंने अध्ययन के लिए गांधी जी को दिया, क्योंकि मुकदमे का जो रिपोर्टिंग होता है उसको पढ़ के आप उस मुकदमे के बारे में जानते हैं, तो गांधी जी को उन्होंने दिया। गांधी जी ने उसको पढ़ा और गांधी जी ने महसूस किया कि चंपारण के किसानों का समाधान मुकदमों से नहीं होगा, क्योंकि मुकदमाबाजी इंडिविजुअल होगा, और ये समस्या इतना गंभीर है कि मुकदमा इसका कुछ नहीं कर पाएगा। इसीलिए इस सब का जड़ है तिनकठिया व्यवस्था। तिनकठिया व्यवस्था भले खत्म था, लेकिन उसी को खत्म करने के एवज में नीलहे किसानों से अतिरिक्त गैर कानूनी बहुत सारे कर वसूल रहे थे, है ना। तो इसलिए जब व्यवस्था खत्म हो जाएगी तो उसके नाम पर गलत कर वसूल करने की प्रथा भी खत्म हो जाएगी। इसीलिए गांधी जी को लगा कि समस्या को समझने के लिए जो 2-3 दिन देना चाहते थे, 2-3 दिन देने से काम नहीं चलेगा, और गांधी जी यही समझ गए कि वहां पर साल से 2 साल लगे, है ना। तो गांधी जी जब चंपारण की तरफ जाने के लिए मुजफ्फरपुर में ठहरे हुए थे, तो गांधी जी को समस्या के इनॉर्मिटी की, गंभीरता की, सीरियसनेस का पता चल गया, और तब उन्होंने वहां के वकीलों की एक बैठक बुलाई। गांधी जी ने उन सारे लोगों से कहा कि आप में से कौन कौन लोग इस आंदोलन में या इस काम में हमारा मदद कर पाएंगे, है ना। ब्रजकिशोर बाबू ने कहा कि हाँ, हम लोग वकील हैं, हम लोग से जो भी संभव होगा आपकी जरूर मदद करेंगे, लेकिन पहले ये समझाइए कि कैसा मदद चाहिए, क्योंकि गांधी जी लीड कर रहे थे, उनको समझाना था। गांधी जी लिखते हैं अपने आत्मकथा में भी कि बात करते करते पूरी रात बीत गई। गांधी जी ने वकीलों से कहा कि मुझे आपकी वकालत की शक्ति का कम ही उपयोग है। आपके समान लोगों से तो मैं लेखक और दुभाषी का काम लेना चाहूंगा। यानी वकीलों से कहा कि वकालत काम नहीं लेंगे, आप बयान लिखेंगे, और जहां हम बातों को नहीं समझेंगे हमको समझाइएगा, और मेरी बातों को किसानों को समझाइएगा, है ना। तो आपको राइटर होना है और दुभाषिया होना है। और गांधी ने कहा कि हो सकता है कि इसमें जेल भी जाना पड़े। लोग जब ये पता चला कि, और ये भी कहा कि हो सकता है कि इसके लिए आपको वकालत का धंधा लंबे समय तक छोड़ना पड़े, है ना, जोखिम आपको उठाना पड़ेगा। और उन्होंने कहा कि जैसे बहुत सारे जो वकालत के पत्र कैथी में लिखे गए हैं, उस भाषा को हम नहीं समझ पाएंगे, कुछ उर्दू में लिखे गए हैं, तो कैथी और उर्दू हमको समझाइएगा और मेरी बात लोगों को समझाइएगा। और कहा कि एक पैसा इसमें किसी को मिलेगा नहीं, न हम देंगे न कोई देगा, यह केवल समर्पण का काम है और सेवा भाव से करना होगा। और जो आप वकालत के तौर पर पैसा छापते हैं, यहाँ पैसे की कोई संभावना नहीं। तो गांधी ने साफ साफ बता दिया कि न मॉनेटरी लाभ है, जेल भी जाना पड़ेगा, वकालत भी
स्थगित करना पड़ेगा और समस्याएं ज्यादा है, समाधान कम है। वकील साहब लोगों ने बात सुना, इन लोगों ने कहा कि बात तो ठीक आप कह रहे हैं, लेकिन ये जो बोले कि जेल जाना पड़ सकता है, इस पर हम लोगों को सोचने का टाइम नहीं दिया। गांधी जी तो कई बार जेल जाकर अनुभव ले चुके थे, लेकिन बिहार के इन वकीलों के लिए जेल जाने की बात सुनना ही एक मुश्किल का बात था, है ना। तो कहा कि सब बात तो अब ठीक करें, जो भी काम आप हमको सौंपेंगे वो सब हम लोग करेंगे, जितना समय चाहेंगे हम सब समय देंगे, लेकिन जेल जाने की बात नहीं है। इसके लिए थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बनाना पड़ेगा, नहीं तो एक बार आपसे कह देंगे और फिर नहीं करेंगे तो मुश्किल होगा। गांधी जी ने किसानों की हालत जानने के लिए फैसला किया कि उनसे मिलना जरूरी है। अब गांधी जी ने यह भी था कि कितना समय लगेगा उसके बारे में पूरा तय नहीं था, इसलिए गांधी जी ने सबसे पहले, गांधी जी हर काम लीगल करते थे और तरीके से करते थे। इसीलिए पहले दौर में गांधी जी ने नील के मालिकों और मुजफ्फरपुर के कमिश्नर से मिलने का समय मांगा, चिट्ठी लिखा। 11 अप्रैल 1917 प्लांटर्स एसोसिएशन के सचिव जेम्स विल्सन गांधी जी से मिले और विल्सन को उन्होंने अपने आने का उद्देश्य बताया और विल्सन से रिक्वेस्ट किया कि आप मेरे काम में सहयोग करेंगे। 12 अप्रैल को गांधी वहां के कमिश्नर, तिरहुत प्रमंडल के कमिश्नर एल मोर्सेट से मिले। उसी दिन एम विल्सन ने गांधी जी को सूचित किया कि आप बाहरी आदमी हैं, ये बिहार है, आप गुजराती हैं, आपको हमारे आपको प्लांटर्स और किसानों के बीच टांग अड़ाने की कोई जरूरत नहीं। गांधी जी समझ गए कि मामला जो है जा रहा है दूसरी ओर। गांधी जी इसके मास्टर थे, अनुभवी थे। गांधी जी ने उनसे कहा कि देखिए, विनम्रता पूर्वक कहा कि हम अपने आप को बाहरी नहीं समझते। गांधी ने कहा कि और वह चाहते हैं और वो जानते हैं कि किसानों की स्थिति की जांच करने का उनको पूरा अधिकार है। 13 अप्रैल को जब आयुक्त से मिलने गए तो उन पर धौंस जमाने का आयुक्त ने भी प्रयास किया। उसने कहा कि हो गया, मिल लिए ना, अब यहां से आप जाइए। जब कमिश्नर ने गांधी को जाने के लिए कहा तो गांधी जी ने कहा कि वह चंपारण के लोगों के आमंत्रण पर आए हैं और जब आमंत्रण पर आए हैं तो उनसे मिले बिना नहीं जाएंगे। तो कमिश्नर या प्लांटर का जो सचिव था वह अभी गांधी जी को नहीं जानता था कि इन लोगों के पूर्वजों को गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में कितना धूल लटाया है। इसीलिए गांधी डिटरमिन्ड हो गए अनुभव के आधार पर कि जो सचिव है और कमिश्नर जितना धमकी दे रहा है, इसका मतलब है कि मामला गंभीर है। और तब गांधी ने तय किया कि किसी भी हालत में चंपारण तो जाना ही है ना। तो यही डिटर्मिनेशन होता है बड़े लोगों का, है ना। गांधी जी दृढ़ निश्चय हो गया और उन्होंने यह सोच लिया कि एट द फर्स्ट चांस, एट द अर्लीस्ट चांस ही मे बी अरेस्टेड, कि उनकी गिरफ्तारी भी हो सकती है क्योंकि कमिश्नर है कर रहा है ऐसा। गांधी जी ने 15 अप्रैल को गाड़ी पकड़ी और धरणीधर प्रसाद और रामनवमी प्रसाद जी के साथ मोतिहारी प्रस्थान किया। 3 बजे के आसपास शाम में मोतिहारी पहुंचे और वहां से सीधे गोरख प्रसाद जी के घर गए।
गोरख प्रसाद जी मोतिहारी के एक प्रसिद्ध वकील थे और गांधी जी ने जैसे ही गांधी जी के आने की खबर मिली, वहां बहुत सारे लोग जमा हो गए। इसी समय गांधी जी को पता चला कि जसौली पट्टी गांव के एक किसान के साथ अन्याय हुआ है, दुर्व्यवहार हुआ है। गांधी जी ने अगले दिन उधर वहां जाने का फैसला किया। धर्मेंद्र बाबू और रामनवमी प्रसाद जी के साथ जसौली पट्टी प्रस्थान किया। उनके जाने के लिए कोई साधन नहीं था, इसलिए एक हाथी का व्यवस्था हुआ। उस समय इलाका टेरेन भी कहीं नदी, कहीं नाला, कहीं गड्ढा, कहीं ऊपर है, तो उसका व्यवस्था हुआ। मोतिहारी से 9 मील की दूरी पर चंद्रहिया नामक गांव में जब गांधी जी पहुंचे, तो मोतिहारी कोठी को नील की आपूर्ति जहां होती थी, तो वहां उन लोगों का हालचाल ले रहे थे। तभी सादे लिबास में एक दरोगा साइकिल से उनके पास आया। उस समय दरोगा जी लोग भी साइकिल से चलता था, है ना, हाफ पैंट पहन के और कलगी लगा, टोपी पहना हुआ, घंटी टुनटुनाते हुए, और उन्होंने कहा कि कलेक्टर साहब ने आपको सलाम भेजा है। मतलब था कि कलेक्टर साहब ने आपको बुलाया है। गांधी जी समझ गए और दोनों सहकर्मियों से कहा कि आप लोग जसौली पट्टी जाइए, हमको तो दरोगा जी के साथ जाना पड़ेगा कलेक्टर साहब को सलामी देने। फिर एक बैलगाड़ी की व्यवस्था हुई। गांधी जी बैलगाड़ी पर बैठे और दरोगा जी के साथ वापस लौटे। फिर एक का गाड़ी आगे चलकर व्यवस्था हुआ और फिर आरक्षी उपाधीक्षक गांधी जी से मिला और उन्हें 16 अप्रैल 1917 की सरकार की एक अधिसूचना का एक कॉपी दिया, जिसमें चंपारण के जिला मजिस्ट्रेट WB हाईकॉक का हस्ताक्षर था। उसमें लिखा हुआ था कि प्रमंडल आयुक्त के संलग्न पत्र से मुझे प्रतीत कराया गया है कि जिला के किसी भी इलाके में आपकी उपस्थिति से आम अमन को खतरा उत्पन्न होगा और उससे गंभीर उपद्रव हो सकते हैं, जिसके फलस्वरूप लोगों के हताहत होने की आशंका है। और चूंकि यह सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, इसलिए मैं इस अधिसूचना के द्वारा आपको इस जिला में रहने से आवर्जित करता हूं और आपको अगली ट्रेन से इस जिला को छोड़ देना होगा, है ना। तो उस पत्र में लिखा गया था कि गांधी जी के वहां रहने से अव्यवस्था फैलेगी, लॉ एंड ऑर्डर की समस्या हो सकती है। इसलिए वो कहा कि जो ट्रेन सबसे पहले मिले उसको धरिए और जाइए यहाँ से, है ना। इस में कमिश्नर का भी एक वारंट लगा हुआ संलग्न था और वो उसमें लिखा हुआ था कि मोहनदास करमचंद गांधी नील की कोठियों में हिंदुस्तानी जिन अवस्था में काम करते हैं, उनकी जांच करने हेतु जनता के जोरदार आग्रह पर आए हैं और स्थानीय प्रशासन की सहायता मांगी है। वो आज सवेरे मुझसे मिले हैं। मैंने उन्हें भली बात समझाया कि प्लांटरों और रैयतों के संबंध पर प्रशासन का ध्यान पिछले शताब्दी के 7वें दशक से ही रहा है, वगैरह वगैरह। तो वो कह रहा है कि आपकी बाहरी आदमी के हस्तक्षेप से यहाँ कोई लाभ होने वाला नहीं है। चंपारण में उनके आने से कुछ गड़बड़ी की संभावना होगी और इसके लिए उनको हमने मना किया। तो लेटर था, लेकिन उस दोनों ही लेटर का गांधी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, है ना। और उन्होंने मजिस्ट्रेट को एक उत्तर लिख दिया। गांधी जी ने कहा कि धारा 144 के अंतर्गत मुझ पर तामील किए गए आदेश के संदर्भ में मैं ये कहना चाहूंगा कि आपने मुझ पर ऐसा आदेश तामील करने की आवश्यकता समझी, इसके लिए मुझे खेद है। इसके लिए मुझे खेद है। मुझे इसलिए भी खेद है कि प्रमंडल के आयुक्त ने मेरी स्थिति को बिल्कुल गलत समझा है। जनता के प्रति दायित्व की भावना से मैं
यह कहना कर्तव्य समझता हूं कि जिला के बाहर चले जाने में मैं असमर्थ हूं, किंतु यदि अधिकारियों की ऐसी ही इच्छा है तो मैं आपके आदेश के उल्लंघन करने की सजा भुगतने को तैयार हूं। है ना, गांधी ने यह जानकारी, ये चिट्ठी मजिस्ट्रेट को दे दिया। तो जैसे ही गांधी का एक चिट्ठी गया, मजिस्ट्रेट का दोबारा चिट्ठी आया कि मजिस्ट्रेट के आदेश की अवहेलना के कारण आप अगले दिन उनके कोर्ट में हाजिर हो। गांधी जी बोले कि ठीक है, हम आते हैं आपके कोर्ट में। गांधी जी को लग गया कि वो गिरफ्तार हो सकते हैं, इसीलिए उन्होंने रात भर जग कर चिट्ठी लिखा। जो भी संबंधित लोग थे उनको पत्र लिखा, उनके साथ जो लोग थे जिसमें ब्रजकिशोर बाबू प्रमुख आदमी थे, आगे की योजना बताई। गांधी जी कुछ भी ऐसे नहीं छोड़ते थे। गांधी जी बहुत ही प्लान्ड और बहुत ही मेहनती आदमी थे। उन्होंने कहा कि हमारे जेल जाने से जब जो काम शुरू हुआ है वो बंद नहीं होना चाहिए। उन्होंने मदन मोहन मालवीय को चिट्ठी लिखा, राजेंद्र बाबू, एच.एस. पोलक को लिखा, राजेंद्र बाबू को लिखा, C.F. एंड्रूज को लिखा, यानी बहुत सारे लोगों को चिट्ठी लिखा गया और सभी में यह बताया गया कि जब गांधी जेल चले जाएंगे तो यहाँ का कार्य कैसे चलेगा। और वही था कि जब वो नहीं रहेंगे तो ब्रजकिशोर बाबू देख रेख करेंगे। जैसे ही गांधी जी की गिरफ्तारी का हल्ला हो, 18 अप्रैल को लोग लिखते हैं कि मोतिहारी में एक अभूतपूर्व नजारा था। पूरा शहर लोगों से भरा हुआ नजर आ रहा था। किसानों की भीड़ लग गई थी। कुछ लोग लिखवा रहे थे बातों को। कुछ लोगों का ऐसा मानना है कि इस तरह का भीड़ मोतिहारी में इसके पूर्व कभी नहीं देखा गया था और अभूतपूर्व नजारा मोतिहारी में था। गोरख बाबू के दफ्तर पर भीड़ लग गई। अब उनका घर लग रहा था कि आदमी से भर गया है, पूरी तरह से ससरने का जगह लोग कहते हैं कि उस जमाने में नहीं देखा गया। गांधी जी ने सारा जो इम्पोर्टेंट काम था रात में निपटा लिया था, इसलिए सुबह में गांधी फ्री थे। गांधी बहुत प्लान वे में काम करते थे। और जब गांधी जी ने अपने भीड़ को गांधी जी ने स्वयं संभाला, क्योंकि पुलिस के संभालने से भीड़ बाहर हो चुकी थी। गांधी जी जिधर जाते भीड़ उधर चली जाती। तो जो मान लीजिए छोटा सा ऑफिस और गांधी वहां पहुंच गए तो पूरा ऑफिस लोगों से भर गया। अब पुलिस के बस का चीज है कि इतने सारे लोगों को संभाल ले, और हर ऑफिस में तो उतनी पुलिस रहेगी नहीं, उस जमाने में ऐसा था भी नहीं। इसीलिए गांधी जी चाहते थे कि सरकार को बेवजह वह परेशान न करे। गांधी जी इस बात के लिए भी बड़े तैयार रहते थे। इसीलिए गांधी ने किसी भी अधिकारी के साथ न करे शब्दों में बात किया, नहीं जो गुस्सा में होता है वो बात किया। हर अधिकारी से बड़े नॉर्मल होके, मतलब मीठे मीठे शब्दों में गांधी बात करते थे। इसलिए जो अधिकारी तनाव में होता था कि गांधी 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 आ रहे हैं, कद ने क्या बोलेंगे, गांधी से मिलने के बाद वो अधिकारी ही नॉर्मल हो जाता था, है ना। तो धीरे धीरे इस तरह के कारण, व्यवहार के कारण गांधी जी को जो स्थिति बनी, तो अधिकारियों ने गांधी जी को ही रिक्वेस्ट किया कि आप अपने लोगों से कहिए कि जरा भीड़ को कंट्रोल करें, कि सरकार के बस का चीज नहीं है। गांधी जी ने उसको समझा और ऐसा लगा कि सरकार की सत्ता मोतिहारी से गायब हो चुकी है। सरकार की सत्ता रहती तो वो लोग अपनी अथॉरिटी चलाते, सरकारी लोग गांधी जी से कहे कि जरा सबको नियंत्रण करवाइए। गांधी सीजन्ड थे, एक्सपीरियंस्ड आदमी थे, और उनको लगा कि जो अधिकारी है इसके अंदर का अहम या अधिकारी होने का वह निकल गया है, और वो लोग गांधी के साथ एक मित्र की तरह व्यवहार करने लगे। माहौल ही बदल गया।
है ना। गांधी लिखते हैं कि उस समय का आम चंपारण का किसान मुझको नहीं पहचानता था, आम आदमी अनपढ़ था, और उस जमाने में उस इलाके में कांग्रेस का कोई नाम लेवा नहीं था, है ना। और उस समय के लोग कांग्रेस में शामिल होने से भी डरते थे, क्योंकि कांग्रेस में शामिल होने का मतलब है सरकार की नजर में आ जाना, और कांग्रेस का नाम अलोकप्रिय था आम जनता में उस जमाने के चंपारण में, है ना। इसलिए गांधी जी ने वहां पर फैसला किया कि वो यहाँ जो भी काम करेंगे उसमें कांग्रेस का नाम नहीं लाना है ना। फिर चंपारण का नाम बाहर के लोग नहीं जानते थे, तो उन लोगों ने, और उन लोगों में से किसी ने भी आज तक चंपारण के लोगों ने कोई पॉलिटिकल वर्क नहीं किया था। नहीं, आदमी गांव घर में कहते हैं छोड़ो छोड़ो, राजनीति से हमको लेना देना नहीं। तो इस तरह की भी बातें जनरली होती थी। तो गांधी ने दूसरे लेवल पर वर्क किया। गांधी ने इस तरह से रिश्ता बनाना शुरू किया कि इन लोगों का तो बहुत पुराना रिश्ता है, भाई बंधु मेलजोल करने लगे। तो नॉट ऑन द पॉलिटिकल बेसिस, नॉट ऑन द ऑर्गेनाइजेशनल लेवल, बट गांधी डेवलप्ड द रिलेशनशिप ऑन इंडिविजुअल बेसिस। गांधी के साथ लोगों का संबंध, न कि किसी पार्टी के नेता, किसी संगठन के नेता, है ना। तो एक मेलजोल बना, वह मेलजोल ज्यादा फायदेमंद रहा गांधी के लिए उस इलाके में। इसीलिए गांधी जी लिखते हैं कि सत्य है कि इस कारण मैंने ईश्वर का, अहिंसा का और सत्य का साक्षात्कार किया। जब मैं इस साक्षात्कार को अपने अधिकार की जांच करता हूं तो मुझे लोगों के प्रति अपने प्रेम के सिवा और कुछ नहीं मिलता। इस प्रेम का अर्थ है प्रेम अथवा अहिंसा के प्रति मेरी अविचल श्रद्धा, है ना। इस चंपारण के बारे में गांधी ने लोगों के बारे में लिखा। गांधी आगे भी लिखते हैं कि यह दिन मेरे लिए भूलने वाला दिन नहीं था। मेरे लिए और किसानों के लिए यह एक उत्सव का दिन था। सरकारी कानून के अनुसार मुझ पर मुकदमा चलाया जाने वाला था, पर सच पूछा जाए तो मुकदमा सरकार के विरुद्ध था। कमिश्नर ने मेरे विरुद्ध जो जाल बिछाया था उसमें उसने सरकार को ही फंसा दिया था, है ना। इस तरह की घटनाएं घटी। जब मुकदमा चलाने की बारी आई, देखिए क्या हुआ। सरकारी वकील और मजिस्ट्रेट खुद ही घबराए हुए थे कि क्या किया जाए। यहाँ एक थाने से किसी को नोटिस आता है तो आज के जमाने में भी हाथ पर फूलने लगता है कि अब क्या करें, कहाँ जाए, किससे फोन करवाएं। तुरंत लोग फोन करने लगेंगे, जरा थाने में पूछे क्या हो गया। अब सरकारी वकील मजिस्ट्रेट खुद घबराया हुआ है कि जिस पर मुकदमा चलाया जाने क्या करेंगे सर, है ना। और उन्हें लग ही नहीं रहा था कि आगे कैसे चले। सरकारी वकील ने मजिस्ट्रेट से मांग किया कि मुकदमे की सुनवाई को आगे बढ़ा दिया जाए, लेकिन गांधी जी बीच में ही कहा कि मुझे मुकदमे की सुनवाई को आगे बढ़ाने की कोई जरूरत नहीं है। मुझे और उन्हें चंपारण छोड़ने की नोटिस का, अनादर का अपराध हम स्वीकार कर रहे हैं, है ना। और उसके बाद अपना एक बयान पढ़ने की अनुमति हम मांग रहा हूं। बताइए, सरकारी वकील कह रहा है कि मुकदमे की सुनवाई बढ़ा दिया जाए, जिस पर आरोप लगा है वो कह रहे कि ना कोई जरूरत नहीं है, जो अपराध मैंने किया है उसको मैं स्वीकार कर रहा हूं। 144 का उल्लंघन किया है, सरकारी आदेश का उल्लंघन किया, केवल मुझे अपना एक बयान पढ़ने दिया जाए। फिर खैर गांधी जी ने उसने बयान में कहा है कि हमारा उद्देश्य यहाँ किसी लॉ एंड ऑर्डर की समस्या का बनाने के लिए नहीं है, न मैं किसी के आदेश का अनादर करना चाहता हूँ, बल्कि सरकार और हमारे बीच जो मतभेद है उसी को मैं ब्रिज करना चाहता हूँ। मैं यहाँ लोगों की समस्या के जानने के लिए आया हूँ और जानकर सरकार को समाधान बताकर सरकार की भी सहायता करना चाहता हूँ। मैं लोगों की भी सहायता करना चाहता हूँ
और आपको सही स्थिति बताकर, है ना, आप भी सही स्थिति जान जाएंगे। तो जो गोरे दिल्हे लोग रैयतों के साथ अत्याचार कर रहे हैं, उस अत्याचार का समाधान निकलेगा। तो अत्याचार का समाधान निकालना आपका भी काम है। फिर जो अत्याचार कर रहे हैं उनको भी अत्याचार करने का अधिकार नहीं है, तो उसका भी समाधान आप निकालिए। और उन्होंने कहा कि मेरा कोई ऐसा उद्देश्य नहीं है कि मैं यहाँ की शांति भंग करूं, मेरा कोई उद्देश्य नहीं है कि मेरे कार्यों से यहाँ खून खराबा हो, और केवल सरकार और मुझ में विचारों की भिन्नता है। और मैं स्वीकार करता हूं कि जो हमें जानकारी प्राप्त होगी उस जानकारी को सरकार को भी बताऊंगा, और मैं कानून का आदर करने वाला, और हम एक आपकी प्रजा हैं, तो जो आज्ञा दी गई है उसे स्वीकार करने की स्वाभाविक इच्छा मुझ में होनी चाहिए। लेकिन अंत में गांधी ने कहा कि आप सरकार हैं, आपकी आज्ञा का पालन होना चाहिए, मैं भी एक आज्ञाकारी नागरिक हूं, लेकिन मुझे लगा कि वैसा करने में जिनके लिए मैं यहां आया हूं उनके प्रति रहे अपने कर्तव्य की हत्या करूंगा। मुझे ऐसा लगता है कि आज मैं उनकी सेवा उनके बीच रहकर ही कर सकता हूं, इसलिए स्वेच्छा से चंपारण छोड़ना मेरे लिए संभव नहीं है। इस धर्म संकट के कारण मुझे चंपारण से हटाने की जिम्मेदारी मैं सरकार पर डाले बिना नहीं रह सकता। ये स्टेटमेंट जो गांधी जी का है, ये युगांतकारी स्टेटमेंट है, और वो कह रहे हैं ठीक है, आपने जो ऑर्डर दिया उसका पालन करना एक प्रजा के लिए जरूरी है, कानून का आदर करने वाले नागरिक के लिए जरूरी है, और मुझे भी ऐसा करना चाहिए। लेकिन मैं वैसा करने के लिए मेरा हृदय कह रहा है कि ऐसा करना उचित नहीं है। मैं जिन लोगों के लिए आया हूं उन लोगों के प्रति भी मेरा कर्तव्य है, इसलिए मेरी आत्मा करे कि हम यहाँ रहें। अगर इसमें आपको लगता है कि हम आपके कानून का उल्लंघन कर रहे हैं तो आप ही हमको उठाकर फेंक दीजिए, हम नहीं जाएंगे, हम इस जगह को नहीं छोड़ेंगे, ये मेरा संकल्प है। अगर इससे अलग आपका विचार है तो आप ही हमको यहां से हटाइए, हम नहीं हटेंगे। तो प्रेम पूर्वक और सही तरीके से गांधी ने अपनी बातों को रख दिया और चैलेंज भी दे दिया कि हटाना है तो हटा दीजिए, और हम तो बयान आपको दे रहे हैं, सजा देना है सजा दे दीजिए। आप मुझे जो सजा देना चाहते हैं उसे कम कराने की भावना से मैं यह बयान नहीं दे रहा हूं। मुझे तो यही जता देना है कि आज्ञा का अनादर करने में मेरा उद्देश्य कानून द्वारा स्थापित सरकार का अपमान करना नहीं है, बल्कि मेरा हृदय जिस अधिक बड़े कानून को अर्थात अंतरात्मा की आवाज को स्वीकार करता है उसका अनुसरण करना ही मेरा उद्देश्य है ना। और अदालत में वैसी स्थिति है कि जब एक्यूज ही अपराध स्वीकार कर लिया तो सरकारी वकील का क्या जरूरत है। आप आरोप लगाते और गांधी जी कहते कि ना हम नहीं किए, तो आप प्रमाण देते। गांधी जी कह रहे कि हम तो गर्वे के खुद ही स्टेटमेंट दे दिए, तो सरकारी वकील के जिरह करने की कोई आवश्यकता ही नहीं थी, और उन्होंने खुद ही कानून के उल्लंघन का अपराध खुलेआम स्वीकार किया, चुपचाप नहीं स्वीकार किया। अब मजिस्ट्रेट को समझ में नहीं कि हम फैसला कर रहे, तो मजिस्ट्रेट ने अदालत स्थगित कर दी, है ना। तो वो बड़ा मुश्किल हो गया कि खुद ही कह रहे हैं हम सजा देंगे, और ये जो भीड़ देख रहे हैं कि क्या होगा इसके बाद। इसलिए कहा जाता है कि हाँ आपका हम बयान सुन लिया, फैसला देंगे बाद में। फिर उसने वाइसराय को सारी स्थिति के बना के टेलीग्राम किया
कि हाँ ऐसा ऐसा स्थिति है, क्या करें। मदन मोहन मालवीय जी को भी टेलीग्राम गया, पटना भी टेलीग्राम आ गया, और तब गवर्नर का हुक्म आया कि गांधी पर से मुकदमा उठा लिया जाए, है ना। इसके बाद गांधी जी पर से मुकदमा वापस ले लिया गया और कलेक्टर का चिट्ठी आया कि आप जो जांच करना चाहते हैं जांच कीजिए, अधिकारियों की जरूरत होगी वो भी आपको मिलेगी, और जो करना है कीजिए। गांधी जी भी नहीं सोचे थे कि इस तरह का आदेश आएगा। गांधी जी और उनके सहयोगियों को आशा नहीं थी कि सरकार इतना ज्यादा छूट उनको दे देगी, लेकिन ये छूट मिला और अचानक अखबारों में भी बड़े पैमाने पर ये न्यूज छपा और एक गांधी की भारत में पहला टकराव, पहला सफलता, है ना। तो यहीं से सफलता की शुरुआत होती है चंपारण में। तो मोतिहारी कोर्ट की घटना भारत के संदर्भ में एक नया घटना था जो यहाँ के अलावे देश के किसी हिस्से में कभी सुना नहीं गया।